हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य, जो कि आपका क्लास 12 हिस्ट्री का 8वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कृषि समाज के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो आपका हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में से 7 चैप्टर में हम लोग 7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसके बाद जो आपका मुगल वाला जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, यानी कि 8वां चैप्टर से। तो किसान, जमींदार और राज्य में हम लोग पढ़ेंगे कि जब यहाँ पर मुगल सल्तनत की शासन था भारत में, तो उस वक्त में किसान की स्थिति क्या थी, यानी कि किसान के बारे में पढ़ेंगे, जमींदार के बारे में पढ़ेंगे, और उस समय राज्य की स्थिति क्या थी। तो वहाँ का जो कृषि समाज है और मुगल साम्राज्य है, यानी कि ये इनके साथ क्या व्यवहार वगैरह करता था, टैक्स वगैरह कैसे लेता था, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और आपका मुगल जो चैप्टर है वो 8वां से शुरू होता है, 8, 9 इन दोनों चैप्टर में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, प्लीज थोड़ा सा झेल लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, हम लोग जो है पहले पूरे थ्योरी को, पूरे एक्सप्लेनेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उनके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा उनको करवाएंगे। तो प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट जो भी हम आपको नोट करने के लिए बोलेंगे उनको नोट कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि अकबरनामा हो गया, अबुल फजल की आईने अकबरी हो गया, ये सारा चीजों के बारे में जो है आपको पूछा जाता है। तो ये चैप्टर से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाते हैं। तो प्लीज मेरी बातों को सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग मुगल सल्तनत के समय किसान के बारे में, यानी कि मुगल सल्तनत जब यहाँ पर शासन चल रहा था तो उस वक्त में किसान, जमींदार और राज्य की स्थिति क्या थी उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांवों में निवास करते थे। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग जो है यहाँ पर गांव में निवास करते थे, तो आपको वहां पर आंसर लगाना है 85%। ठीक है, छोटी खेतीहर और भूमिहर संप्रदाय दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार यानी कि हिमायती थे। दावेदार का मतलब होता है हिमायती, यानी कि उस वक्त में जो भी छोटे खेतीहर थे, भूमिहर थे, ये दोनों लोग जो है कृषि उत्पादन करते थे, इनसे जुड़ा हुआ था और हिमायती भी करता था। कृषि लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया था। यानी कि ये जो कृषि है वो किसानों के बीच, जमींदारों के आम व्यवसाय के बीच, उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, यानी कि मेहनत वगैरह इन्हीं के लिए वो करते थे और इन्हीं की वजह से वो आपस में जुड़े रहते थे और इन्हीं की वजह से वो सारा चीज, यानी कि उनका दिन जीवन यापन होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था इस चैप्टर का। अब जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला है किसान तथा कृषि उत्पादन। देखिए, खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, यानी कि जो भी खेतीहर समाज के लोग थे उनका जो बुनियादी इकाई है वो गांव था, जहां पर वो लोग रहते थे, यानी कि किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वह तमाम काम करते थे जिससे कि फसल की पैदावार होती थी। उस वक्त में जो भी चीज होता था, जैसे कि अभी हम लोग पोटास, यूरिया वगैरह यूज करते हैं, तो उस वक्त में जो भी चीज हो सकता था उस वक्त में, तो वो सारा चीज जो है किसान करता था, वो तमाम चीज वो लोग करते थे। ठीक है, उनके बाद फसल की पैदावार होती थी, जैसे जमीन की जुताई हो गया, बीज बोना हो गया, फसल पकने पर इसकी कटाई, इसके अलावा किसान शक्कर, तेल इत्यादि का भी उत्पादन करते थे। ठीक है, यानी कि कोई भी सीजन आए, कोई भी मौसम आए, जिसका भी खेती हो उस तरह का वो लोग खेती करते थे। जैसे कि गर्मी में हम लोग धान का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, ठंडा में हम लोग गेहूं का खेती करते हैं, तो वैसे ही जो है वो लोग भी उस वक्त में जो होता था वैसे वो लोग करते थे। ठीक है, सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। ठीक है, यानी कि उस वक्त में जो भी सूखी जमीन थी, जहां पर सूखी जमीन भी था बहुत ज्यादा और पहाड़ी वाले इलाके भी थे जहां पर खेती नहीं हो सकती थी, ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा था। तो इस जगहों पर जो है वो लोग खेती नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये हो गया किसान। अब आगे हम लोग देखते हैं कृषि समाज के स्रोत। 16वीं-17वीं शताब्दियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वह सारे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। कहने का मतलब है कृषि समाज के स्रोत, यानी कि हम लोगों को उस वक्त में उस वक्त में जो किसान की स्थिति थी उसके बारे में कैसे पता चला, उनका क्या स्रोत है, तो उनका स्रोत है वो सारे ऐतिहासिक ग्रंथ, वो सारे इतिहास की किताबें जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखा गया था। तो यही है आपका कृषि समाज का स्रोत। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वीवीआई है, जो हम आपको वीवीआई बोलेंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको प्लीज आप हो सके तो नोट जरूर कीजिएगा। आईने अकबरी, जिसको हम लोग आइन भी बोलते हैं। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्क्रीनशॉट भी आप जरूर लीजिएगा। देखिए आइन, जिसको हम लोग आईने अकबरी भी बोलते हैं, ये क्या है, तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है
क्योंकि ये किताब जो है ज्यादातर किसान की स्थिति के बारे में, जमींदार के बारे में इन्हीं किताबों से मिलती है। ठीक है, तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि भाई ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसको लिखने वाला कौन है, तो वो है अबुल फजल। तो आईन अकबरी, जिसको हम लोग आयन भी बोलते हैं, तो कभी आयन बोल दे या फिर आयन अकबरी बोल दे, ये दोनों एक ही चीज है। इनके लेखक कौन है, इनके इतिहासकार कौन है, तो वो है अबुल फजल। ठीक है, इस ग्रंथ में राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए, राज्य व ग्रामीण जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए, खेती की नियमित जुताई के लिए जो भी प्रबंध राज्य द्वारा किया गया उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन की गई है। तो आपको आईनी अकबरी के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि भाई ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसे जो है अकबर के दरबारी जिसका नाम था अबुल फजल उसी ने लिखा है। ठीक, इस ग्रंथ में जो भी उस वक्त में राज्य और जमींदारों के बीच का रिश्ता था वो चीज के बारे में लिखा गया है। जो भी खेतों के नियमित जुताई, यानी कि खेत के लिए जो भी जुताई के लिए किया जाते थे, जो भी जुताई किया जाता था, जो भी प्रबंध किया जाता था राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा, उसको लिखा गया है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक से लिखा गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य, यानी कि ये किताब का मुख्य उद्देश्य ये था कि अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल मिलाप बनाकर रखता था। यानी कि ये जो किताब था इसमें बेसिकली इसका मकसद यही था, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी उस वक्त में साम्राज्य था, जो अकबर, जैसे उस वक्त में 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान अकबर का शासनकाल था, है ना, तो अकबर का जो भी शासनकाल था तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से वो दिखाना चाहता था, प्रेजेंट करना चाहता था कि हम लोग किसान के साथ कैसे करते थे, क्या स्थिति थी। बस उन्हीं को सारा चीज़ को लिखने के लिए जो है वो आईन अकबरी को लिखा था। यानी कि आईन अकबरी का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो अकबर के द्वारा जो भी काम किया गया है उन्हीं को लिखे, है ना, किसानों के लिए हो, गरीबी लोगों के लिए हो, खेती के लिए हो, तो वो सारी चीज़ लिखे। यही जो है मुख्य उद्देश्य था आईन अकबरी का। आगे देखिए, आइन के लेखक के अनुसार मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी प्रकार की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। कहने का मतलब है अगर आइन के खिलाफ, आइन के लेखक के अनुसार ये यानी कि अबुल फजल कहते हैं कि मुगल राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत करे, आंदोलन करे, तो ये जो है सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। ठीक है, यानी कि वैसा कोई भी नहीं कर पाता था। तो ये हो गया आपका आईन अकबरी यानी कि आइन। अब आगे हम लोग देखते हैं अन्य स्रोत, यानी कि हम लोगों को जो जानकारी मिली 16वीं शताब्दी के 16वीं 17वीं के किसान की स्थिति के बारे में, तो उसका अन्य स्रोत क्या है। एक तो आईन अकबरी है, दूसरा क्या है, तो देखिए 17वीं 18वीं सदी में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से मिले दस्तावेज सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देती है। यानी कि 16वीं 17वीं के दौरान कहाँ से, एक गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से बहुत सारे जो है दस्तावेज मिला है। तो इससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है उस वक्त के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका जारी करता है। और उस वक्त में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज है वो भी पूर्वी भारत में जो भी कृषि संबंधी का उपयोगी था, जो भी उस वक्त में उन लोगों का हाल था, तो उनके बारे में जो खाका है, जो पूरा ब्यौरा है वो देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो भी वीवीआई बोलेंगे उनको देखिएगा, अबुल फजल की आईन अकबरी। क्योंकि आप सबको पता है जो ये जो आईन अकबरी किताब है वो किसकी है, तो अबुल फजल की है, यानी कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईन अकबरी पुस्तक की रचना की। तो अभी हम लोग आईन अकबरी के बारे में, यानी कि किताब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस किताब का लेखक कौन है, अबुल फजल। ठीक है, और अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, यानी कि 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद आईन अकबरी को पूरा किया गया था। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब, यानी कि जब वो शासन कर रहा था तो उस वक्त में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य शुरू कब हुआ था, ये सब सारा चीज़ आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, 1526 में जो है मुगल सल्तनत शुरू हुआ। तो 1526 से 30 जो है मान लेते हैं क्या वो है बाबर का द्वारा। उनके बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं जो है मान लीजिए आप, बीच में थोड़ा बहुत इसका शासन खत्म भी हुआ था। ठीक है, तो 1530 से लेकर के 1556 तक जो शासनकाल था वो किसका था, हुमायूं के द्वारा। उसके बाद हुमायूं के बाद जो आपका आया था वो है अकबर, है ना। तो अकबर जो है 1556 से उनके, यानी कि आपका 1526 से 30 तक हो गया बाबर का। बाबर के बाद आया हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो 1530 से लेकर के 56 तक, इनके बीच जो है वो हारा भी था। तो हम लोग आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1530 से 56 तक हो गया हुमायूं का। फिर 1556 से लेकर के 1605 तक, है ना, 1605 तक, यानी कि लगभग जितना भी वर्ष होता है वो आप जोड़ लीजिए। तो 1605 तक जो शासनकाल था वो था अकबर का। ठीक है, वो था किसका, अकबर का। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, तभी जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आगे आपको समझ में आएगा कि अकबर के दरबारी सबसे पहले अबुल फजल जो है वो आईन अकबरी पुस्तक की रचना किया। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि अकबर के शासन के 42वें वर्ष, यानी कि कहने का मतलब है कि 1598 ईस्वी में, क्योंकि वो 1556 में राजा बने थे, तो राजा बनने के 42वें वर्ष में, यानी कि 41 वर्ष के बाद, समझ में आ गया। तो 5 संशोधन के बाद, फिर वो जो है 5 बार संशोधन हुआ, 5 बार सुधार हुआ, उनके बाद आईने अकबरी को पूरा किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, आईने अकबरी जो है वो आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का परिणाम था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने उठाया था। यानी कि जो आईने अकबरी है वो एक प्रकार का अबुल फजल, क्योंकि इनके राइटर कौन है, अबुल फजल को ऑर्डर कौन दिया था, तो उस वक्त में जो राजा था अकबर, उसी ने दिया था, है ना। तो उसने इसको जिम्मेदारी भी दिया था कि भाई जो आपको वर्गीकरण करना है, आंकड़ों का सारा चीज जो बैठाना है वो बिल्कुल क्लियर और बहुत ही अच्छे से बैठाना है। ठीक, अब आगे देखिए, आईने अकबरी दरबार राजस्व के स्रोत और अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, प्रशासन तथा सेना संगठन, लोगों के धार्मिक रिवाज, साहित्यिक सांस्कृतिक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है। यानी कि जो उस वक्त में टैक्स वगैरह लिया जाता था, राजू से लिया जाता था, जो भी उस वक्त में अकबर के साम्राज्य में जो भी भूगोल था, यानी कि कहने का मतलब है कि वो कौन कौन से एरिया में कहाँ तक उनका शासन फैला हुआ था, और उस समय प्रशासन कैसा था, सेना संगठन कैसा था, धार्मिक रीति रिवाज क्या था, साहित्यिक सांस्कृतिक के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आईने अकबरी में जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दूसरा किताब जिसका नाम है अकबरनामा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और आप सबको पता है अकबरनामा टोटल 3 खंड है। ठीक है, अकबरनामा, तो जो तीसरा खंड है, यानी कि जिसको हम लोग अंतिम खंड बोलते हैं, तो अंतिम खंड ही को कहते हैं आईने अकबरी। तो ध्यान रखिएगा, इस अभी आपको आगे क्लियर होगा वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग आईने अकबरी और अकबरनामा में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि आईने अकबरी का जो राइटर है वो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। ठीक, अब आगे देखिए, अकबरनामा। अकबरनामा के 3 खंड हैं, जिनमें अंतिम खंड यानी कि जो तीसरा खंड है उसी का नाम है आईने अकबरी। कहने का मतलब है जैसे कि आपका इतिहास है, तो हिस्ट्री जो है 12 क्लास का वो 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे दूसरा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 3 खंड है। तो उसी तरीके से जो अकबरनामा किताब था उनका भी टोटल 3 खंड था, तो तीसरा खंड था उन्हीं को हम लोग आईने अकबरी बोलते हैं, और उसी में ये सारा चीज लिखा गया है जो कि हमने अभी आपको बताया। यानी कि उस किताब में राजस्व के बारे में, टैक्स के बारे में, भूगोल, उसका सेना कहाँ तक, सैनिक के बारे में, और उस वक्त में उनका शासन कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ तक फैला हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ों लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई है। चलिए, तो अकबरनामा का तीसरा खंड जो है वो क्या है भाई? आईने अकबरी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अकबर की कहानी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोल दे कि भाई अकबरनामा क्या है, तो अकबरनामा जो है वो अकबर की कहानी, यानी कि एक प्रकार का अकबर की जो बायोग्राफी है। तो अकबरनामा का मतलब ही होता है अकबर की कहानी, जैसे बाबरनामा तो बाबर की कहानी। ठीक है, इस पुस्तक को आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईने अकबरी जो किताब है, जिसको हम लोग आयन भी बोलते हैं, तो ये किताब को हम लोग अकबरनामा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे आगे अभी समझिएगा, लेकिन अकबरनामा को हम लोग आईने अकबरी कहेंगे। ऐसा क्यों है? तो देखिए, चीजों को आप समझिए। इस पुस्तक को हम लोग आईने अकबरी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आईने अकबरी जो है इसका तीसरा भाग है। ठीक है, लेकिन आईने अकबरी को हम लोग अकबरनामा नहीं कहते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अकबरनामा को आईने अकबरी कहते हैं क्योंकि आईने अकबरी जो है वो तीसरा खंड है, यानी कि लगभग ज्यादातर चीज जो है वो आईने अकबरी में दिया गया है। तो ये चीज आप ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि अकबरनामा को क्या कहते हैं, तो आईने अकबरी भी कहते हैं। और इसके रचनाकार यानी कि आईने अकबरी के जो रचनाकार है वो कौन है? अबुल फजल है, क्योंकि ये तीसरा खंड है। मैंने अभी बताया कि अकबरनामा का 3 खंड, तो तीसरा खंड आईने अकबरी, इसलिए इस पुस्तक को भी हम लोग आईने अकबरी भी बोल देते हैं। और आईने अकबरी का लेखक आपको पता ही अबुल फजल है। अच्छा, अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, यानी कि 3 खंडों में जो रचा गया, तो जिसमें से जो पहला खंड है वो क्या है? तो इसमें जो है राजा बनने की पहले की कहानी वो सब इसमें दिया हुआ है, यानी कि अकबर राजा बनने से पहले क्या था, कैसे कैसे उसका बचपन वगैरह सारा चीज दिया गया है पहला जिल्द में। ठीक है, यानी कि पहला भाग में। दूसरा जो जिल्द है उसमें दिया गया है अकबर के शासनकाल में जितने भी घटना और जितने भी युद्ध है वो सब इसमें दिया गया है। यानी कि अकबरनामा का जो टोटल 3 भाग है, तो पहला भाग में तो ये सारा चीज दिया गया है अकबर की पहली कहानी, यानी कि राजा बनने के पहले की कहानी। ठीक, उनके बाद दूसरा में दिया गया है जितना भी युद्ध हुआ, उनके शासनकाल में जितना भी घटना हुआ हो। और तीसरा जिल्द जो है, यानी कि जो तीसरा भाग है, तो हमने अभी आपको बताया वो है आईने अकबरी। ठीक है, और आईने अकबरी जहाँ पर शाही नियम कानून सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था, यानी कि ये सारा चीज उसमें आईने अकबरी में दिया गया है। यहाँ से जो है आप सारा चीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसके पहला 3 भाग प्रशासन का विवरण देता है। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग पहले तो अकबरनामा का टोटल 3 भाग को देखे। ठीक है, तीनों भाग को हम लोगों ने एक एक करके देखा। अब जो आईने अकबरी है
किताब है, तो उसको भी टोटल 5 भागों में, यानी कि वो भी टोटल 5 भागों में जमा किया गया है, जिसमें जो पहला 3 भाग है वो प्रशासन का विवरण देता है, यानी कि प्रशासन उस वक्त में कैसा था उसका जानकारी देता है। और जो चौथा भाग है वो सिपाही, आबादी, सैनिक तथा नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इसी भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों तथा कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां शामिल है। ठीक है, तो जो चौथा भाग है वो क्या है, सिपाही, आबादी, सैनिक, नागरिक प्रशासन, नौकरी की व्यवस्था, इस सारी चीजों के बारे में। और उस वक्त में अफसर का, विद्वान का, कवियों का, कवि वगैरह जो भी था, कलाकार का, इन सभी का जो छोटा छोटा कहानी है वो चौथा भाग में दिया गया है। ठीक है, तो आईने अकबरी का चौथा भाग में ध्यान रखिएगा, अकबरनामा का नहीं, अकबरनामा को तो 3 भाग में बांटा, जिसमें से तीसरा भाग को बोलते हैं आईने अकबरी। फिर आईने अकबरी जो है 5 भाग में, तो 5 भाग में पहले 3 भाग को प्रशासन, चौथा को सैनिक वगैरह सारा चीज, जो 5वां है वहां पर जो है मुल्क की आबादी, और वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलों और राजस्व के दरों के आंकड़े विस्तारपूर्वक जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। कहने का मतलब है जो 5वां भाग है वो मुल्क की आबादी के बारे में बताता है, साथ में उस वक्त में जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता था उनके बारे में जो है अच्छे से बताता है। ठीक है, अच्छा, मुल्क आबादी का मतलब होता है यह उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक वो पेचीदा चित्र प्रदान करती है। ठीक है, तो मुल्क आबादी जो है ये उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक वो पेचीदा चित्र प्रदान करती है। ठीक, मंजिल आबादी का मतलब है, तो मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर, परिवार तथा उसके रख रखाव से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अकबरनामा के बारे में। वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं किसान तथा उनकी ज़मीन, है ना। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग किसान के बारे में और उनकी ज़मीन के बारे में। तो देखिए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए प्रायः रैयत यानी कि रियाया, बहुवचन अथवा मुजारिन शब्द का प्रयोग करते थे। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसान को जो है टोटल 4-5 नाम दिया था, जिसमें से किसान, कृषक तो आप लोग जानते ही हैं, एक और भी था जिसका नाम मुजारियन था, एक था रियाया था। ठीक है, ये सारे नाम जो है किसान है, यानी कि किसान का मतलब मुजारियन भी होता है, किसान का मतलब रियाया भी होता है, तो इनका मतलब जो है किसान ही होता है। ठीक है, तो मुगल काल में जो है इन नामों से भी उनको बुलाया जाता था, इनको किसानों को। ठीक, शब्द का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ कभी कभी किसान के लिए किसान या आसामी, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, आसामी भी बोला जाता था किसान को, तो कभी कभी किसान या आसामी जैसे शब्द का भी प्रयोग करता था किसान के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि भाई किसान का अन्य नाम क्या है। तो एक तो किसान आप लोग जानते ही हैं, एक है कृषक, ये भी आप लोग जानते हैं। अब जो 3 नाम है बाकी, एक है रैयत, तो रैयत का मतलब भी किसान होता है, आसामी का मतलब भी किसान होता है, और मुजारियन का मतलब भी किसान होता है। तो प्लीज़ आप इनको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, गुजरात में, यानी कि अभी हम लोग किसान और उनकी ज़मीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने किसान के बारे में देखा, किसान को क्या बोला जाता है, तो टोटल 5 नाम है। अब आगे देखते हैं, गुजरात में जिन कृषकों के पास 6 एकड़ करीब जमीन होती थी उन्हें समृद्ध माना जाता था। यानी कि उस वक्त में जिन भी गुजरात में जिन भी किसान के पास, जिन भी मुजारिन के पास, जिन भी कृषक के पास अगर 6 एकड़ से ज़्यादा, यानी कि 6 एकड़ के करीब अगर जमीन भी होती थी तो उनको समृद्ध माना जाता था। समृद्ध का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत अमीर, है ना। बंगाल में एक औसत किसान की जमीन ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। यानी कि बंगाल में अगर हम लोग एक औसत, एक एवरेज निकालें किसान के पास कितनी जमीन थी, तो 5 एकड़ की। यानी कि कहने का मतलब है अभी हम लोगों के पास 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 1 एकड़ होता है। तो उस वक्त में जब एवरेज निकाला गया तो एक एक किसान को 5 एकड़ की उस वक्त में जमीन थी। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल में। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। यानी कि उस वक्त में जो भी, जिसके पास भी अगर 10 एकड़ जमीन होता था तो उस वक्त में उनको अमीर समझा जाता था, यानी कि उनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, जमीन जुताई कर किसान हर जमीन की सीमा पर ईंट, मिट्टी और कांटों से पहचान के लिए निशान लगा देते थे। और उस वक्त में जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर था तो उस वक्त में जो जमीन की जुताई होती थी तो वो होने के बाद जहाँ पर भी जमीन की सीमा थी, है ना, जहाँ पर भी उनका सीमा था, जितना भी उनका जमीन था, तो उनके बाद उस वक्त में जहाँ तक उनका जमीन था वहीं पर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लेते इतना बड़ा खेत है। ठीक है, तो इस चारों तरफ जो है वो लोग क्या करते थे, ईंट से हो गया, मिट्टी से हो गया, कांटा से हो गया, यानी कि ये निशान दे देते थे ताकि उनको लगे, उनको ये पता रहे कि उनका ज़मीन जो है वो यहीं तक है। ठीक है, तो किसान और उनके ज़मीन के बारे में आप देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं 17वीं सदी के स्रोत 2 प्रकार की कृषकों की चर्चा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 17वीं सदी में जो है टोटल 2 प्रकार के किसानों के बारे में चर्चा होती है। सबसे पहला है खुद काश्त किसान। क्या है, खुद काश्त किसान। ये वो किसान थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिस गाँव में उनकी भूमि होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए 17वीं सदी के स्रोत में जो है टोटल
कृषकों की चर्चा करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो किसान का जो प्रकार है वो ये है कि खुद का से किसान बोलते हैं। और ये किसान का मतलब क्या होता है, तो ये जो है खुद का मतलब स्वयं यानी कि खुद। तो ये वह किसान थे जो उन्हीं के गांव में रहते थे जिस गांव में उनकी भूमि होती थी। कहने का मतलब है जहाँ उनका जमीन होता था वो वहीं पे रहते थे। और एक है पाही कास्ट, तो ये क्या होते थे, ये भी एक प्रकार का खेतीहर यानी कि किसान होता था, है ना, किसान था जो कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने का आते थे, ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपने मनमर्जी से पाही कास्ट बनते थे। कभी कभी करों की बोझ, लगान, अकाल, भूखमरी, आर्थिक कष्ट उन्हें पाही कास्ट बनने में मजबूर कर देते थे। कहने का मतलब है कि ये पाही कास्ट के जो लोग हैं वो मजबूरी में ये सारा काम करते थे। दूसरे में खेती में जाके खेती करते थे, फिर उनका खेत के बदले उनको कुछ भी अनाज दिया करते थे। ठीक है, तो ये 17वीं सदी के स्रोत का 2 प्रकार जो कि कृषक का था हमने आपको बताया। अब आगे देखिए सिंचाई तथा तकनीक के बारे में, और उस समय सिंचाई वगैरह कैसे होता था, क्या क्या टेक्नोलॉजी वगैरह था, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि मुगल साम्राज्य का जब यहाँ पर शासनकाल था तो उस वक्त में सिंचाई वगैरह कैसे होता था, सारी चीज़ें कैसे होती थी, उन्हीं को देखेंगे। लेकिन उनसे पहले जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में हम लोगों का कुछ दिन के बाद ही ऐप लॉन्च होने वाला है। ठीक है, और हमको लगता है 4 से 5 दिन लगेगा। तो प्लीज़ टाइम बनने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोग को सिर्फ प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस सर्च करके आपको ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके कोर्स, PDF सारा चीज़ आपको लेना है। ठीक है, चलिए फ्री भी मिलेगा बहुत सारा चीज़ आपको, बहुत सारा चीज़ पेड भी मिलेगा। तो जैसे भी आपको चाहिए, लेकिन आपको डाउनलोड करना और लेना ज़रूर है। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगी तैयारी, और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, चलिए तो उस वक्त में यानी कि जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य था तो उस वक्त में सिंचाई और तकनीक की क्या क्या व्यवस्था थी। तो सबसे पहले जमीन की बहुत आयात, मजदूरी की मौजूदगी तथा किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। यानी कि जमीन बहुत ज़्यादा था, साथ में मजदूरों का हमेशा मौजूदगी रहता था। किसान जो है वो गतिशील था, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो काम करता था। तो इसके कारण जो खेती है वो और ज़्यादा, जो कृषि है वो और ज़्यादा बढ़ा, विस्तार हुआ, उनका फैला हुआ। ठीक है, खेती का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, इनको पैदावार करना था। कहने का मतलब है कि खेती का उस वक्त में मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हम लोग खाते हैं अभी तो उसी को पौधा, कोई फालतू चीज़ नहीं, जो हम लोग खाते हैं बस उसी का पैदावार करो, यही उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जिन क्षेत्रों में 40 इंच या इससे अधिक बारिश होती थी तो वहाँ लगभग चावल की खेती जो है होती थी। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त में जहाँ पर भी 40 इंच या इससे अधिक बारिश अगर होगी तो वहीं पे चावल की खेती होती थी उस वक्त में। ठीक है, तथा कम बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती अधिक प्रसिद्ध थी। और जहाँ पर कम खेती होती थी, जहाँ पर ज़्यादा होता था तो वहाँ पर क्या होती थी, चावल की खेती। और जहाँ पर बारिश कम होती थी तो वहाँ पर गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती होती थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ठीक है, मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी जो आज भी है। तो कहने का मतलब ये भी आप लोग जानते होंगे कि मानसून को जो है भारतीय कृषि का रीढ़ कहा गया है, यानी कि बैकबोन कहा गया है। ठीक है, तो वो आज भी है, बिल्कुल है। ठीक, सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में शाहनगर को बनाया गया। कहने का मतलब है कि जब भी सिंचाई कार्य की राज्यों की मदद भी मिलता था, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में शाहनगर नहर को बनाया गया था। किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो प्रायः पशुबल पर आधारित होती थी। बैलों के जोड़े के मदद से खींचे जाने वाले बर्मे का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, सॉरी फॉर डैट। देखिए एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ना तो हम लोगों को सिलेबस तो ख़त्म करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा कम वो समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए तो मानसून क्या है, तो वो भारतीय कृषि की रीढ़ है। ठीक, अब सिंचाई कार्यों को राजा की भी मदद मिलता था। तो ध्यान रखिएगा, जो भी उस वक्त में राजा आता था तो वो भी सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ मदद करते थे। जैसे शाहजहां क्या किया, तो शाहजहां जो है वो अपने शासनकाल में पंजाब में शाहनगर को बनाया गया। ठीक है, यानी कि शाहनगर को बना दिया। किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करता था जो कि प्रायः पशुबल पर आधारित होती थी। कहने का मतलब है कि उस वक्त में किसान ऐसा भी तकनीक का उपयोग करता था जो कि पशु के ऊपर निर्भर था, यानी कि अगर जानवर उस वक्त में नहीं होता था, बैल वगैरह नहीं होता था तो वो काम नहीं होता। ठीक है, तो तकनीकों का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ में पशुबल पर आधारित होती थी। तो बैलों के जोड़े की मदद से खींचे जाने वाले बर्मे का उपयोग बीज के लिए किया जाता था। बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो बीजों को हाथ से छिड़क करके बोना, इस तरह का जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उनका प्रचलन ज़्यादा था। साथ में किसान रहट की मदद से कुएं से पानी निकालकर सिंचाई करते थे, है ना। रहट की मदद से कुएं से पानी निकाल करके किसान जो है वो सिंचाई करते थे। ठीक, तो हम लोग जो है अब यहीं तक रहने देते हैं और
जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, वहाँ पर हम लोग तंबाकू का प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसे कैसे तंबाकू का प्रसार हुआ इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और यहीं तक हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं। ये है आपका यहाँ पर टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंचाई तथा तकनीक, वैसे ही तंबाकू का प्रसार। ठीक है, तो तंबाकू का प्रसार से शुरू करेंगे और ये आपका पार्ट 2 होगा। तो प्लीज़ जो भी आपको नहीं आया होगा प्लीज़ उसको नोट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एप्लीकेशन पे जाकर के, यानी कि प्ले स्टोर पे जाके आपको जो है तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है 3 से 4 दिन के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।